हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वन शॉट वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो लेक्चर की कहानी होती है, लेकिन आज अपन इसको 10 से 15 मिनट में खत्म करेंगे सारे कॉन्सेप्ट के साथ गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीड जाइए, यहाँ से क्वेश्चन एक दो आते ही हैं 110%। सिंपल सिंपल, ठीक है। और इससे पहले बहुत सारे वीडियोस का जो वन शॉट है 10 से 20 मिनट के बीच में हमने खत्म किया है, आप जाके देख सकते हो। उन वीडियोस की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं जितने भी क्वेश्चंस आएंगे भाई उसी के अंदर होंगे, याद रखना भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा बहुत दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। बाकी फार्मूला जितना भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ग्राफ हमने डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन उसी के अंदर होंगे। ये फिजिकली देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती क्या है, इनका सोर्स कौन है जिनको प्रोड्यूस करता है, इनके पीछे की थोड़ा सा कहानी को जो समझते हैं, जिससे क्या है आगे की चीजें आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास 12 में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज फंक्शन ऑफ आर। मैग्नेटिक पढ़ते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फंक्शन ऑफ आर। तो अगर इनकी बात करें तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता। आया समझ में? लोग जो है पहले बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो अब लोगों ने क्या किया, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड किया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, पहले आर का फंक्शन होता था। ठीक है, बाद में उन्होंने चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस की। उसके बाद साथ साथ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस की। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कुछ अपने को क्लू ऐसे मिले जो किसका नेचर शो कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का। वहीं पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कुछ क्लू किसके मिल रहे थे, जो किसका नेचर शो कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तब लोगों का दिमाग ठनका भाई, है ना। साइंटिस्टों ने बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड का नेचर शो कर रही है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसका नेचर शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। है समझ? तो लोगों ने बोला कि यार इनके बीच कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, तो बाद में लोगों ने कंक्लूड कर दिया, है ना। बहुत सारा पूरी कहानी सुनाएंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, हम यहाँ पे वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको बता देता हूँ भाई। तो बाद में लोगों ने कंक्लूड किया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक स्टैटिक के बीच कोई रिलेशन नहीं है। बट आपके पास अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गाइस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच रिलेशन है। ठीक है, जब आपके पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है तो वो प्रोड्यूस करती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में लोगों ने इसको कंक्लूड किया, और उसके लिए जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे अपने यहाँ पे वर्क कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने ये चीज बाद में बताई, और बाद में जो इक्वेशन आप पढ़ोगे, है ना, इन दोनों के बीच रिलेशन, दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन, यहाँ पे स्टडी अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं, यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती क्या है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को शॉर्ट में बोलते हैं ईएमडब्ल्यू। ये जो होती है ये परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होते हैं ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशंस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं गाइस। छोटी सी डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, इन दोनों के बीच जो एंगल होता है दैट इज 90। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल होता है, दैट इज 90 डिग्री। याद रखना, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अब इनका सोर्स कौन होता है जिनको प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, दैट इज एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आया समझ? अगर एक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे है तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल अगर क्या करने लग जाए, एक्सीलरेट करने लग जाए, तो वो पूरा का पूरा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गाइस। ये चीज आपको याद रखो कि यहाँ पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, एक अगर स्टेशनरी चार्ज है, रेस्ट कर रखा है, तो उससे कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ चार्ज है तो वो आपके पास दोनों देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। लेकिन अगर वहीं पे बात करें एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो उस केस में आपकी कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक प्रकार की रेडिएशन होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो मैंने यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट लिए हैं 3D में, एक्स वाई जेड। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन है, और जो वेव प्रोपेगेट कर रही है दैट इज लॉन्ग एक्स एक्सिस का। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखना गाइस। ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकालने का मैं फार्मूला भी बताऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट आपने लिए है और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ओके गाइस, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये करते हैं कि दे आर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती हैं गाइस, ठीक है, ऐसे। क्लियर है? आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते होंगे, सारी टाइप की वेव आपको पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में, ठीक है। दे कैन शो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन भी ये शो करेंगी, क्योंकि आपको पता है ट्रांसवर्स जो वेव होती है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और जो है पोलराइजेशन वगैरह जो है उसको शो करती हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट जो है दीज वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एयर और वैक्यूम। अगर मीडियम आ जाएगा तो इनकी स्पीड जो है घट जाती है। भाई कैसे घटती है देखेंगे अभी, ठीक है, सारी चीजें। और यहाँ पे पॉइंट मैंने ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन भी बता दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर ऑसिलेशन ऑफ वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये गाइस कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट कांसेप्ट है गाइस आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंबल जो इसका आईडी, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, याद रखना। जेई में 2025 में डायरेक्ट फार्मूला वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं इसका कांसेप्ट, ठीक है। उसके बाद जो है फार्मूला वगैरह आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या है, आप कंडक्शन करंट तो समझते हो, जो मेटल के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, दैट इज कंडक्शन करंट, ये आपको पता है। लेकिन ये जो करंट है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट की कुछ अलग टाइप का करंट है, क्लियर है ना। इसकी कहानी कुछ अलग है, जादुई करंट है ये। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं, ऐसे फ्लो होता है हवा में, बट इसके लिए जरूरत है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की। आया समझ, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हो। तो इसका फार्मूला आईडी =ε/dt, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रखा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बैटरी सेटअप लगाया हुआ है। तो मेटल के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है दैट इज कंडक्शन करंट। अब मैक्सवेल जी काम कर रहे थे इस पे, तो उन्होंने बोला एक मैग्नेटिक कंपास नीडल होता है, उन्होंने लाके इसको यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे रखा तो मैग्नेटिक कंपास नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन है। क्योंकि पहले ज्ञान हो चुका था कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने राउंड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इससे उन्होंने बोला कि भाई चलो अच्छी बात है, क्योंकि एम्पियर्स लॉ भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छी बात है, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे मैं कंपास नीडल रख रहा हूँ, उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, क्लियर। बट अगर मैं इस कंपास नीडल को यहाँ पे रख दूं तो क्या होगा, तो भाई जैसे उन्होंने रखा वहां पे डिफ्लेक्शन आ गया। बोले यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, आया समझ में। तो अब ये एम्पियर्स लॉ को फॉलो की इन्होंने यहाँ पे लगाया, तो बोले ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लोज लूप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लोज लूप बनाता हूँ, तो इस क्लोज लूप से निकलने वाला करंट है ना, एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो B क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज, मतलब इस लूप से जो करंट इनक्लोज है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो ये सही है, कंसिडर करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये फार्मूला एम्पियर्स लॉ यहाँ पे लगाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं लूप भी बनाऊंगा तो उस लूप से निकलने वाला करंट तो जीरो है ना। तो उस केस में ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्ट हो जाएगी। तब उनका दिमाग खिसक गया कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है यार, है ना। यहाँ पे मैं जो मैं कंपास नीडल रखा हूँ उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे करंट है। आया समझते कौन सा करंट है, किसकी वजह से आ रहा है। तो बाद में उन्होंने कंक्लूजन दिया कि यहाँ पे भाई साहब जो करंट आ रहा है एक अलग टाइप का करंट है जो कंडक्शन से अलग है। लेकिन बाद में प्रूव हो गया कि I=ID आपको मिलता है, जब इसका डेरिवेशन देखोगे तो I=ID आता है। लेकिन जो ID है इसका कॉन्सेप्ट अलग है, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है यहाँ पे कोई चीज नहीं है, यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। अपने बैटरी लगाया हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, दैट इज ID, क्लियर है। इसकी वजह से कंपास नीडल में जो रिफ्लेक्शन हो रहा था इसकी वजह से गाइस यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तब जाके थोड़ा सा इक्वेशंस में एम्पियर्स की इक्वेशन में मैक्सवेल जी ने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया गाइस, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये जो आईडी आता है दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आता है। तो ये इसका क्या था, कांसेप्ट था गाइस डिस्प्लेसमेंट करंट का, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है मैक्सवेल इक्वेशन की। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है यहाँ पे आपको 4 मिलते हैं, कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखना। ये मैंने इंटीग्रल फॉर्म लिखे हैं, इनके डिफरेंशिएशन फॉर्म भी होते हैं। तो मैं लास्ट में वीडियो के एंड में जो है चारों को जो है डिफरेंशिएशन फॉर्म और इंटीग्रेशन फॉर्म को साइड बाय साइड लिख के आपको दे दूंगा, ठीक है। चलता चलिए, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर देखिए, क्लोज इंटीग्रल P डॉट dl, ये आप पढ़ते हो कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा लॉ है, गॉस लॉ है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट आपका कांसेप्ट है क्लोज इंटीग्रल P डॉट d इक्वल टू 0। ये बताता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लोज किसी क्लोज सरफेस के अंदर मान लीजिए आप कोई मैग्नेट रख देते हो, तो मैग्नेट में एक आपका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है,
ठीक है। तो अब यहाँ से नेट एक प्लस एक माइनस, जैसे चार्ज में होते हैं ना प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर इनको क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, साइन अपोजिट है, किसी क्लोज सरफेस में रख दोगे तो नेट निकलने वाला क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उससे निकलने वाला प्लस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे अगर मैग्नेटिक की बात करें तो मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। ठीक है। तो किसी इसको क्लोज सरफेस के अंदर रखोगे तो वहां से निकलने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जोड़े में रहते हैं, कभी सिंगल पोल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आप इसको कट नहीं कर सकते। आप मैग्नेट को कितना भी काट दो, कितना भी कुछ भी कर दो, फिर भी उसके दो पोल जो है साथ साथ चलेंगे। ठीक है। तो ये लॉ ही आपको ये बताता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, क्लोज इंटीग्रल p डॉट dl इक्वल टू माइनस d फाई बाई dt गाइस, ये आपका फैराडेज लॉ। क्लियर, ये आपका कौन सा लॉ है, फैराडे लॉ। नेक्स्ट है गाइस आपका क्लोज इंटीग्रल p डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। IC क्या है, कंडक्शन करंट है, ID आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है। मैक्सवेल जी ने एम्पियर्स की इक्वेशन निकाल के थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने ID की वैल्यू पुट किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो है यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल p डॉट dl बन जाएगा म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन d फाई बाई dt। ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। क्लियर, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइस। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड गाइस, आपका एक क्वेश्चन ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होगी E वेक्टर इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t माइनस kx j कैप, यहां पे sin की जगह आपका cos भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। B वेक्टर इक्वल टू B नॉट sin ओमेगा t माइनस kx z कैप। ठीक है। मतलब ये जो है j कैप में है और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड z कैप डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है आपको चीजें दी जाती हैं और आपसे पूछ ली जाती हैं। आपको चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दे दी जाएगी, आपसे वेव नंबर पूछा जाएगा, ओमेगा पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, टाइम पीरियड पूछा जाएगा, लैम्डा पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो वेव नंबर k इक्वल टू जो होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है। ओमेगा जो होता है 2 पाई f। ठीक है। जस्ट आपको कंपेयर कर लेना है यहाँ से, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई t लिख सकता हूँ, क्योंकि f इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस पॉइंटिंग वेक्टर। ये जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल जो हम S से लेते हैं, कैपिटल S। ठीक है। कैपिटल S वेक्टर, इट टेल्स अस अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, जो भी बोलना चाहूँ, है ना। ये जो है प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी डायरेक्शन को बताता है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, S वेक्टर इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट E क्रॉस B। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, याद रखना, कई बार डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है। अगर मैं B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट H वेक्टर, ये फार्मूला होता है ना, कई बार जो है 1 बाय म्यू नॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे H वेक्टर के टर्म्स में आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो H वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर। अब जैसे यहाँ पे मैं देखूं, मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, अगर मुझसे पूछ रहा है बताइए पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपको J क्रॉस K कर देना है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, J कैप में, B वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, Z कैप में। तो अब आपको ये साइकिल आनी चाहिए भाई साहब। ठीक है। I कैप और ये आपका J कैप, ठीक है, और ये K कैप, क्रॉस प्रोडक्ट तो आई पता होगा यहाँ। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, J क्रॉस K, तो J क्रॉस K तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा आपका, I कैप। तो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, I कैप, मतलब वेव किधर जा रही होगी, I कैप डायरेक्शन में, पॉजिटिव I डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये चीज है भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी, निकाल लोगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो सिंपल सा। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर एयर और वैक्यूम में बात करें तो आपके पास जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वहां पे c की वैल्यू जो होती है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट गाइस। ठीक है। अच्छा अगर मीडियम में बात करोगे तो v इक्वल टू c बाय n, c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है। n क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, जिस मीडियम में आपकी लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रैवल कर रही है, तो n को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, याद रखना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और इसके लिए जो फार्मूला होता है n इक्वल टू स्क्वायर रूट एप्सिलॉन r म्यू r। अगर म्यू r वैल्यू क्या है 1 हो गया, मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू r इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू स्क्वायर रूट एप्सिलॉन r बच गया गाइस। ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइस। ठीक है। चलिए आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे एक फार्मूला आपको और बता देता हूँ, c इक्वल टू e बाई b, इसको वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है। ये मैग्नेटिक्स में आप इसका डेरिवेशन भी देखते हो, वहां पे अपन इसको प्रूव करते हैं। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब c जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या है, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर कोई मीडियम है यहाँ पे आपको c बाई n रखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक पूछेगा, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक पूछेगा, है ना, इन दोनों में से कोई चीज आपको प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है। ये डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है
कि कभी कभी ना आपको इक्वेशन दी जाती है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की और दूसरे केस में चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मान लो आपको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो मुझे अगर ई वेक्टर निकाला तो कैसे निकालोगे, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर माइनस को आप हटाना चाहते हो तो इसका ऑर्डर जस्ट चेंज कर देना। क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज जाती है, ठीक है। तो माइनस आ जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फार्मूला है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू हैव गिवन, क्या दिया है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में। अब यहाँ पे p वेक्टर जो होगा पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है और b वेक्टर आपको ऑलरेडी मेंशन होगा कि b वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। जस्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है और आपके पास आंसर सामने मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर मान लो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो उस केस में अगर मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो b k क्रॉस e निकालूंगा मैं, k क्रॉस e डिवाइड बाय ओमेगा करूंगा मैं, ठीक है। अगर इसका जो है ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप यही याद करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो डिस्कस करते हैं दैट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखूंगा। देखो यहाँ पे दो फील्ड है आपके पास, एक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों की जो है सम ऑफ एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, यूई प्लस यूबी। मतलब कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कुछ पार्ट आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी है, तो दोनों का सम होगा यू टोटल होगा। अब एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन ई का स्क्वायर। आप एक कैपेसिटर जब पढ़ाया जाता है आपको वहां पे चीज सिखाई जाती है, और यहाँ पे जब आपको इंडक्टेंस सिखाया जाता है तब वहां पे चीज आपको निकाल के जो है बताया जाता है, ठीक है। तो ut = 1/2 एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर प्लस 1/2 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है। c = आपके पास e/b होता है और मैं b को, अगर मुझे इसको हटाना है, ठीक है, b को हटा के मुझे e के टर्म्स में फाइनल आंसर देना है, तो b को मैं क्या कर दूंगा, e/c रख दूंगा और c की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास ये मिल जाएगा। बस आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। फाइनली यू विल गेट ut = एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर गाइस, ठीक है। आई होप चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। अगर मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे b के टर्म्स में चाहिए तो मुझे e को हटाना पड़ेगा, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। अगेन यहाँ पे क्या करूंगा मैं, a की जगह में c भी लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस आपका एवरेज वैल्यू ऑफ uv एंड uv। तो uv का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर rms। rms रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आप पढ़ोगे एसी सर्किट में। तो e rms e0/√2 जस्ट पुट कर देना है गाइस। और यहाँ पे जो आपको फार्मूला में इसको पुट करोगे यहाँ पे, तो स्क्वायर होगा 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। तो एवरेज लिखने का ये भी एक तरीका है, दोनों साइड से आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट e0 का स्क्वायर, क्लियर है। वहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर एवरेज की वैल्यू बात करें तो uv एवरेज = 1/2 b स्क्वायर rms डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। अब आपको सिमिलर वही काम करना है, तो 1/4 b नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो आपके पास एवरेज वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे म्यू नॉट आपको पता है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। आई होप ये चीज गाइस आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये क्या होता है, p = e/c। e की वैल्यू क्या होती है, hc/λ, क्लियर। तो सीधे सी को बल्ले बल्ले कर दिया तो h/λ बचेगा, तो p = h/λ, क्लियर। लैम्डा आपके पास वेव लेंथ है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। h की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं, 6.63 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकंड। एकदम डिटेल में चीजें मैंने डिस्कस किया। फार्मूला कैसे आता है ये चीज जो है मैंने मॉडल फिजिक्स में बताई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैंने पढ़ाया आप जाके देख सकते हो। वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जनरल फार्मूला जो होता है इंटेंसिटी दैट इज I = पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर पॉइंट सोर्स हो तो a की वैल्यू हो जाएगी 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर इंटेंसिटी की बात करोगे तो I = 1/2 एप्सिलॉन c e0 का स्क्वायर। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है, तो जस्ट आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है, e/v, है ना। अब आपको क्या करना है, e को हटा देना है, इससे रिप्लेस कर देना है cv से, ठीक है। तो आपको फार्मूला एक नया मिल जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, c को भी हटाना है तो आपको पता है c = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको भी हटा सकते हो μ0 एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी जो है कहानी आगे की समझ आएगी गाइस, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है इंटेंसिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक में, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका रेडिएशन प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं गाइस कभी-कभी, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर I/c फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। मतलब जितना रेडिएशन आ रहा है जितनी इंटेंसिटी से उतना पूरा का पूरा क्या करना, हजम कर गया, कोई भी बाहर नहीं जाने देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर
2I/c फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन, मतलब जितना आया पूरा का पूरा वापस कर दिया। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 2I/c। सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट या फिर जो भी रेडिएशन आ रहा है उसकी जो है स्पीड है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। आई आपके पास इंटेंसिटी है। आई की चीज आपको समझ आई होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर या जे के अंदर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। चलिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं नीट और जे के अंदर, है ना। ऑर्डर जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पे इसको देखो याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास कॉस्मिक रेज है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है गाइस, ये जो ऑर्डर है, इधर जाओगे लेफ्ट टू राइट तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर राइट से लेफ्ट आओगे तो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा हाई, उसके बाद गामा रेज की, एक्स रेज की। आगे की चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब प्रॉब्लम ये होती है सर एग्जाम के अंदर अपने को भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो कैसे याद रखें इस पूरे स्पेक्ट्रम को। तो देखो कई टीचर्स अपने अपने हिसाब से बताते हैं, तो मैं भी आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से बता देता हूँ, हमें भी किसी ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिकल गाड़ी XUV, ये पूरा आपको एक साथ देखना है, क्योंकि ये आपके पास जो गाड़ी है दैट इज क्लासिकल गाड़ी, और उस गाड़ी का नाम है XUV। इन माई रेंज, मतलब आपकी रेंज में आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो जस्ट क्लासिकल का मतलब कॉस्मिक रेज, गाड़ी का मतलब गामा रेज, एक्स रेज, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, वी मतलब विजुअल, इन मतलब इंफ्रारेज, माई मतलब माइक्रोवेव, रेंज मतलब रेडियो वेव्स। क्लियर, सिंपल सा है ना। आप तुरंत इसको याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। आई होप आज का जो डिस्कशन आपको समझ आया होगा गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।